जय हिंद। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं तो आपके लिए ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन को डिस्कस किया है, जिससे आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगी। ये पार्ट 4 है, इससे भी पार्ट हो चुकी है। अगर आपने उस पार्ट को नहीं देखा है तो मैंने उसका लिंक को डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ जाकर उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। गाइज, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि मैं जब भी वीडियो बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। गाइज, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगेगा तो आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे अपने दोस्तों में, लाइक करेंगे और कमेंट भी करेंगे। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। पिछली क्लास में हमने जो छोड़ा था आज उससे आगे डिस्कस करेंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन को देखते हैं और एंजॉय करते हैं और साथ ही साथ बहुत कुछ सीखते हैं। राइट, पहला क्वेश्चन है ये 51 क्वेश्चन है, ड्रेन का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन 1 है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन 2 पीसी महालनोबिस, ऑप्शन 3 दादाभाई नौरोजी, ऑप्शन 4 एडम स्मिथ। गाइज, अगर आपको आंसर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर करते हुए चलेंगे, ठीक है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3 दादाभाई नौरोजी। दादाभाई नौरोजी के द्वारा ड्रेन का सिद्धांत दिया गया था। इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में इस बात का जिक्र है। राइट, यह पुस्तक 1901 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, आपको ये तीनों बात याद रखना है। ड्रेन का सिद्धांत दादाभाई नौरोजी ने दिया है और इनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में इस बात का जिक्र किया गया है। ड्रेन का सिद्धांत को ही धन निष्कासन सिद्धांत भी कहा गया है। धन निष्कासन सिद्धांत भी कहा गया है। ठीक है, अब बाकी ऑप्शन को भी डिस्कस कर लेते हैं। पहला ऑप्शन है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स के द्वारा जो फेमस पुस्तक लिखा गया वह है दास कैपिटल। ठीक है, पीसी महालनोबिस, इनके द्वारा सेकेंड 5 ईयर प्लान को तैयार किया गया था। सेकेंड 5 ईयर प्लान को पीसी महालनोबिस ने तैयार किया था, इसलिए उस योजना को पीसी महालनोबिस मॉडल भी कहा जाता है। एडम स्मिथ को फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स बोला गया है और इनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है वह है वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, आपको ये सारी बातें माइंड में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का प्रथम अनुमान किसने लगाया था? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन 2 लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन 3 दादाभाई नौरोजी, ऑप्शन 4 महात्मा गांधी। गाइस, ट्रेन जा रही है, अगर आपको इसके साउंड से कोई दिक्कत हो रही तो माफ़ी चाहता हूँ, पर इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3 दादाभाई नौरोजी। इन्होंने ही भारत में सबसे पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। राइट, दादाभाई नौरोजी को भारत का सबसे ओल्डेस्ट मैन का उपाधि दिया गया है। अब बात कर लेते हैं बाकी ऑप्शन का। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा गीता रहस्य नामक पुस्तक को लिखा गया है। इन्हीं के द्वारा एक नारा दिया गया है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। राइट, और बाकी ऑप्शन है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत आते हैं, इसलिए 9 जनवरी से ही स्टार्ट किया गया है प्रवासी भारतीय दिवस मनाना। ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि महात्मा गांधी उसी दिन दक्षिण अफ्रीका से भारत आते हैं। इनके द्वारा जो पहला आंदोलन किया गया था वो था चंपारण आंदोलन। ठीक है, 1917 में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ये तो हो गया लॉर्ड डलहौजी की। लॉर्ड डलहौजी के समय में भारत में सबसे पहली बार ट्रेन चली थी। ठीक है, 16 अप्रैल 1853 में भारत में पहली ट्रेन चली थी, मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर चली थी। ठीक है, बहुत बार पूछा गया कि भारत में पहली ट्रेन कब चली गई थी, तो 16 अप्रैल 1853 में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड डलहौजी के समय में। ठीक है, कितना किलोमीटर चला था? 34 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ चला था? मुंबई से थाने के बीच। ये सारी बातों को आपको नोट करना है और याद रखना है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1948, ऑप्शन 2 1950, ऑप्शन 3 1951, ऑप्शन 4 1956। तो इसका राइट आंसर होगा 2 मई 1951। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 2 मई 1951 को केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का स्थापना हुआ था। ठीक है गाइज, अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है, अगर आपको लग रहा है कि कुछ इस सेशन से, इस क्लास से आपको कुछ बेनिफिट मिल रहा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों यारों में, उन्हें भी बोले सब्सक्राइब करने और इस वीडियो को देखकर कुछ नया सीखने को, ठीक है, मिलेगा उनको। और बेल आइकन को भी ऑन कर देना है आपको और लाइक भी करना है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चीनी की पहली मिल कहाँ स्थापित किया गया था? ऑप्शन है मुंबई, ऑप्शन 2 बिहार, ऑप्शन 3 कोलकाता, ऑप्शन 4 हैदराबाद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2 बिहार। बिहार में सबसे पहली बार चीनी का मिल स्थापित किया गया था 1903 में। ठीक है, 1903 में भारत में पहली बार चीनी का मिल स्थापित किया गया था बिहार में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ऊनी वस्त्र की पहली मिल सर्वप्रथम कहाँ शुरू की गई थी? ऑप्शन है कानपुर, ऑप्शन 2 दिल्ली, ऑप्शन 3 पटना, ऑप्शन 4 लखनऊ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 कानपुर। कानपुर में ऊनी वस्त्र का पहला मिल को एस्टेब्लिश किया गया था 1876 में। ठीक है, आपको ये सारी बातें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला लौह इस्पात कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? ऑप्शन 1 है बिलासपुर, ऑप्शन 2 जमशेदपुर, ऑप्शन 3 कुल्टी जो पश्चिम बंगाल में है, और ऑप्शन 4 है हैदराबाद, नीचे है वो दिख जाएगा आपको। तो इसका राइट आंसर है कुल्टी। कुल्टी में भारत का पहला लौह इस्पात कारखाना को एस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, ये बात आपको याद रखना। और यह जो कुल्टी है यह बराकर नदी के किनारे बसा हुआ है। कुल्टी बराकर नदी के किनारे है, राइट, जैसे पटना गंगा के किनारे है उसी तरह कुल्टी बराकर नदी के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? ऑप्शन है थारू, ऑप्शन 2 गुज्जर, ऑप्शन 3 गोंड, ऑप्शन 4 बुक्सा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3 गोंड। गोंड भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। यह बहुत सारे राज्य में पाया जाता है, जैसे आप याद रख सकते हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना और बंगाल में। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, आप लिख लेंगे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, बंगाल, इन सारे राज्यों में ये गोंड जनजाति पाई जाती है, इसलिए इसको बोला गया भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। अब बात कर लेते हैं ऑप्शन 1 की। थारू जनजाति ये उत्तराखंड में पाया जाता है। ठीक है, और उत्तराखंड में थारू के अलावा भी है, जैसे कि आप बोल सकते हैं भोटिया जनजाति। भोटिया जनजाति भी उत्तराखंड में है और बुक्सा जनजाति भी उत्तराखंड में है, राइट। थारू जनजाति, बुक्सा जनजाति और भोटिया जनजाति या उत्तराखंड में, राइट। अब बात कर लेते हैं गुज्जर जनजाति की। गुज्जर जनजाति यह जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। ठीक है, यह जनजाति जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। जम्मू कश्मीर में एक और पाया जाता है, वह है चौपान जनजाति। चौपान जनजाति और गुज्जर जनजाति यह जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 गोंड, जो भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? इसी को सेल भी कहा जाता है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1985, ऑप्शन 2 1975, ऑप्शन 3 1973, ऑप्शन 4 1987। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3 1973 में सेल का स्थापना हुआ था। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का स्थापना 1973 में हुआ था, राइट। नेक्स्ट है, बक्करवाल जनजाति किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन 2 उत्तराखंड, ऑप्शन 3 पंजाब, ऑप्शन 4 बिहार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1 जम्मू कश्मीर में बक्करवाल जनजाति पाया जाता है। और मैंने आपको बताया जम्मू कश्मीर में चौपान जनजाति भी पाया जाता है, ठीक, और गुज्जर जनजाति।
गुज्जर, चौपान और बकरवाल, ये जनजाति जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, राइट। मैं एक अलग से क्लास ले लूँगा जनजाति से रिलेटेड, ठीक है, उसमें मैं आपको सारा इंपॉर्टेंट जनजाति करवा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के मध्य सिंधु जल समझौता कब हुआ था? भारत और पाकिस्तान में जल को लेकर काफी विवाद रहा था, ठीक है, तो इसको मैं डिस्कस करता हूं। पहले ऑप्शन ले लेता हूं। ऑप्शन है 1965, ऑप्शन 2 1960, ऑप्शन 3 1950, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2 1960। 1960 में सिंधु जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच में होता है। यह हाल फिलहाल जो एनटीपीसी हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि सिंधु जल समझौता कब हुआ था, तो 1960 में हुआ था। अब मैं आपको बताता हूँ, भारत और पाकिस्तान के बीच जल को लेकर काफ़ी विवाद था। तो 1960 में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान की तरफ से उसके राष्ट्रपति अयूब खान ने दोनों समझौता किया और हस्ताक्षर किया सिंधु जल समझौता पर 1960 में। इसमें 3 नदियां पाकिस्तान को और 3 नदियां इंडिया के कंट्रोल में दिया गया। अब जो यहाँ से इंपॉर्टेंट बात निकलती है कि पाकिस्तान के नियंत्रण में कौन सी नदियां दी गई थी। तो पाकिस्तान के नियंत्रण में सिंधु, आप भी लिख लेंगे, सिंधु, झेलम और चिनाब, यह नदी पाकिस्तान के नियंत्रण में दिया गया। और इंडिया के नियंत्रण में ब्यास, रावी और सतलज, ये 3 नदी इंडिया के कंट्रोल में दिया गया, ठीक है। सिंधु, झेलम, चिनाब यह पाकिस्तान के नियंत्रण में, ब्यास, रावी, सतलज यह भारत के नियंत्रण में दिया गया। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? जब गंगा उत्तर प्रदेश से होते हुए वो बंगाल में घुसती है तब वहाँ पे गंगा को क्या नाम दिया गया है? ऑप्शन है जमुना, ऑप्शन 2 पद्मा, ऑप्शन 3 रामगंगा, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है पद्मा। गंगा को पद्मा नाम से बांग्लादेश में पुकारा जाता है, ठीक है, वहाँ पे जाना जाता है। गंगा भारत में सबसे ज़्यादा दूरी तय करती है, इसका एरिया बहुत ज़्यादा है, 2525 किलोमीटर गंगा भारत में तय करती है, राइट। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना गया है, ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो उसको जमुना के नाम से जाना जाता है और गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है। भारत में गंगा 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ठीक है, ये सारी बात को आपको याद रखना है। गंगा गंगोत्री से निकलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली जनगणना किसके काल में हुआ था? ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन 2 लॉर्ड मेयो, ऑप्शन 3 लॉर्ड रिपन, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। अगर आपसे पहली जनगणना के बारे में पूछे तो आप बताएंगे कि वो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था 1872 में। अगर आपसे पूछे कि किसके समय में नियमित जनगणना हुआ, अब उसके बाद से जनगणना स्टार्ट हो गया रेगुलर, तो वो लॉर्ड रिपन था, तो 1881 इसका राइट आंसर होगा। पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर लॉर्ड मेयो होगा, क्योंकि पहली जनगणना लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था। अगर आपसे नियमित जनगणना के बारे में पूछे तो वो लॉर्ड रिपन होगा। अगर आपसे पूछे कि स्वतंत्र भारत में जो 2011 में जो जनगणना हुई थी वो कौन सी नंबर की थी, तो आप बताएंगे वो 7वीं नंबर की थी। अगर आपसे पूछ ले कि भारत की कौन सी जनगणना थी, तो आप बताएंगे वो 15वीं जनगणना थी। दोनों बात में अलग है, यह है स्वतंत्र होने के बाद, यह है 1881 से जो अभी तक हुआ 2011 तक, तो वो 15वीं जनगणना थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पनामा परियोजना किस राज्य में है? ऑप्शन है झारखंड, ऑप्शन 2 गुजरात, ऑप्शन 3 राजस्थान, ऑप्शन 4 उत्तराखंड। गाइज अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2 गुजरात। गुजरात राज्य में पनामा परियोजना है और यह परियोजना पनामा नदी पर ही है, ठीक है। पनामा नदी पर पनामा परियोजना गुजरात राज्य में स्थित है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिलैया परियोजना किस राज्य में है? ऑप्शन है बिहार,
ऑप्शन 2 पश्चिम बंगाल, ऑप्शन 3 झारखंड, ऑप्शन 4 अरुणाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है झारखंड। झारखंड में तिलैया परियोजना है और यह बराकर नदी पर बना हुआ यह परियोजना, राइट। बराकर नदी पर यह तिलैया परियोजना है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में रेड डाटा बुक का प्रथम प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन है 1964, ऑप्शन 2 1965, ऑप्शन 3 1962, ऑप्शन 4 1971। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 1964। 1964 में पहली बार रेड डाटा बुक का प्रकाशन किया गया था। रेड डाटा बुक में जो भी पशु पक्षी पौधे विलुप्त होते हैं उसकी जानकारी उस बुक में दी जाती है, ठीक है। तो 1964 में पहली बार प्रकाशन किया गया था रेड डाटा बुक का। मैंने जो 3 ऑप्शन लिए हैं आपके लिए ही लिया, सोच के कि आपको कुछ और नया सीखने को मिलेगा। जैसे 1965 यह भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, ठीक है। 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ था और 1971 में फिर से भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, जिसमें पूर्वी पाकिस्तान को भारत अलग कर देता है पश्चिमी पाकिस्तान से और पूर्वी पाकिस्तान का नाम बांग्लादेश पड़ जाता है। 1971 में इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब और किसने शुरू किया था? ऑप्शन है 1972, ऑप्शन 2 1975, ऑप्शन 3 1973, ऑप्शन 4 1980। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3। 1973 में भारत में प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट होता और यह जो प्रधानमंत्री थी उस टाइम, प्रधानमंत्री वो इंदिरा गांधी के समय में यह प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। ये सारी बातों को आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पार्क कौन सा है? ऑप्शन है चांद्रप्रभा, ऑप्शन 2 सिमलीपाल, ऑप्शन 3 नामदफा, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 नामदफा। नामदफा विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित पार्क है, ठीक है। यह अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में नामदफा विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पार्क है। सिमलीपाल यह उड़ीसा में है, ठीक है। और चंद्रप्रभा यह यूपी में है। आपको ये सारी बातें याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन है कोची बंदरगाह, ऑप्शन 2 मुंबई बंदरगाह, ऑप्शन 3 विशाखापट्टनम बंदरगाह, ऑप्शन 4 तूतीकोरिन बंदरगाह। गाइज मैं एक बात यहाँ बताना भूल गया आपको, भारत में टोटल 18 राज्यों में यह टाइगर पाया जाता है, ठीक है। और अभी तक टोटल 50 ऐसे अभयारण्य है। टोटल 18 राज्य और 50 अभयारण्य हैं, ठीक है। ये बातें को आपको भी याद रखनी है। अब बात आती है कि देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है, तो इसका राइट आंसर मुंबई बंदरगाह हो जाएगा, ठीक है। मुंबई बंदरगाह देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। अगर बात की जाए विशाखापट्टनम के बारे में तो यह सबसे गहरा बंदरगाह है। देश का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम बंदरगाह, ठीक है। और सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले सबसे पुराना बंदरगाह कौन है तो वो चेन्नई बंदरगाह आप बताएंगे, ठीक है। चेन्नई बंदरगाह भारत का सबसे पुराना बंदरगाह, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन है 1987, ऑप्शन 2 1997, ऑप्शन 3 1975, ऑप्शन 4 1976। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1 1987 में केंद्रीय जलमार्ग प्राधिकरण का स्थापना किया गया था। इसका मुख्यालय कोलकाता में है, ठीक है। कोलकाता में केंद्रीय जलमार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय है और यह 1987 में इसका स्थापना हुआ था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ऑप्शन 1 है NH7, ऑप्शन 2 NH44, ऑप्शन 3 NH52, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है NH44। NH44 अभी भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। पहले NH7 कहलाता था पर यह अब NH
44 में ही आ गया है। NH 44 जो है यह उत्तर से श्रीनगर से नीचे कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। ठीक है, NH 44 जो है यह श्रीनगर से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, राइट। इसलिए यह भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। क्वेश्चन है, देश में कितने अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है? ऑप्शन 1 है 29, ऑप्शन 2 32, ऑप्शन 3 20, ऑप्शन 4 26। पहले 28 था, पर एक नया अब बन गया कुशीनगर उत्तर प्रदेश में, इसलिए अब टोटल 29 भारत में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो इसका राइट आंसर 29 होगा। वन इसका जो ऑप्शन है 29 यह राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने 1948 में ऑपरेशन पोलो कोडनेम के तहत किसको अपने अधिकार में लिया था? ऑप्शन है जूनागढ़, ऑप्शन 2 कश्मीर, ऑप्शन 3 हैदराबाद, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। गाइज मैं जितना भी क्वेश्चन करा रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले भी जो सीरीज हुआ उसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए और आगे भी पूछने की संभावना, इसलिए आप ये सारे जो सीरीज है और जो भी आगे चलेंगे उन सभी को आपको कवर करना है। तो ऑपरेशन पोलो कोडनेम से हैदराबाद को अपने राज्य में मिलाया था। हैदराबाद का जो निजाम था वो मान नहीं रहा था इंडिया में मिलने के लिए, वो चाह रहा था वो खुद का वो स्वतंत्र वो रहे। पर उस टाइम सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में ऑपरेशन पोलो कोडनेम को अंजाम दिया गया और हैदराबाद को अपने देश में आज लाया गया। ठीक है, जूनागढ़ को क्या बोलते हैं जनमत संग्रह के तहत मिलाया गया था और कश्मीर को उस टाइम के जो राजा थे राजा हरि सिंह उसने साइन करके भारत में मिला था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसको NDB शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है उसके कितने सदस्य हैं अभी? ऑप्शन है 5, ऑप्शन 2 6, ऑप्शन 3 3, ऑप्शन 4 7। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1 5। 5 देश न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य है। इसको ब्रिक्स बोला जाता है, पहले इसको ब्रिक्स बैंक भी बोला जाता था और ठीक है, तो अब इसका नाम न्यू डेवलपमेंट बैंक है। ब्रिक्स ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका ये सदस्य हैं इसके। ठीक है, टोटल 5 देश हैं, ब्रिक्स, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद सुप्रीम कोर्ट कब अस्तित्व में आया? ऑप्शन है 25 अगस्त 1950, ऑप्शन 2 28 जनवरी 1950, ऑप्शन 3 4 मार्च 1951, ऑप्शन 4 12 अगस्त 1952। तो इसका राइट आंसर है 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट अस्तित्व में आया है। ठीक है, ये सारी बातें आपको याद रखनी है। तो गाइज आज का सेशन यही लास्ट होता है, द एंड आज का। फिर कल आएंगे नेक्स्ट पार्ट को लेकर। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो मैं फिर से आपको दोहरा रहा हूँ, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखेंगे।